Hello students, how are you? होमवर्क हो रहा है आप लोग का? करते रहिए, होमवर्क प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। बाकी प्रोबेबिलिटी आसान है एज कम्पेयर टू पीएनसी। अगर देखा जाए पीएनसी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रोबेबिलिटी आसान है आईटीजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो। बहुत ही सिलेक्टेड प्रोफाइल है जिनके क्वेश्चन जेई में आते हैं। पीएनसी में कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी पीएनसी में, प्रोबेबिलिटी में बहुत ही सिलेक्टेड प्रोफाइल है। तो उसी लेक्चर से अपने आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बर्नौली ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये वाला पार्ट पढ़ लिया था, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, चलिए पहले लिखाते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। इफ P represents a person's chance of success, if P represent a person's chance of success in any event, and capital M be the sum of the money which he will receive capital M be the sum of money which he will receive spelling mistake है यार, which he will receive in case of success, which he will receive in case of success, then the sum of money denoted by P into M is known as his expectation. ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, डेफिनेशन क्या थी। इफ P represents a person's chance of success in any event and M be the amount which he will receive in case of success, then expectation is defined as P into M। यानी एक्सपेक्टेशन निकालना है तो एक छोटा सा काम करना, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का मनी से अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो सपोज दैट कि जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 सीरीज चल रही है ना। सपोज करो ये सीरीज नहीं हो पाती ड्यू टू एनी रीजन, और इंडिया के सीरीज जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ऑस्ट्रेलिया के सीरीज जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। जिस टाइम सीरीज कैंसिल हुई, है ना, और सपोज दैट कि उस सीरीज में जो अमाउंट था $30,000, विनर को, सीरीज जीतने वाले को इतना अमाउंट दिया जाएगा। तो जिस टाइम सीरीज मतलब कैंसिल हुई, एट दैट मोमेंट इंडिया के विन करने की प्रोबेबिलिटी है, सीरीज विन करने की, और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज विन करने की प्रोबेबिलिटी है। तो इनकी इंडिया की एक्सपेक्टेशन क्या एक्सपेक्टेड अमाउंट इंडिया को मिलना चाहिए,
तो दैट इज डिफाइंड बाय प्रोबेबिलिटी इनटू मनी। तो इस प्रोबेबिलिटी का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20,000 अमाउंट इंडिया को मिलेगा, यानी ये इंडिया की एक्सपेक्टेशन होगी 20,000 की, और ऑस्ट्रेलिया का अमाउंट कितना 1/3 प्रोबेबिलिटी इनटू मनी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेशन का मीनिंग आप कुछ ऐसे समझे कि इस अमाउंट का कितना पार्ट इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है और इसका कितना पार्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्ट कर रही है ना। तो जो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है उसी के रेशियो में इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमाउंट को, प्रोबेबिलिटी इनटू मनी। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। 2 players of equal skill capital A and capital B, 2 players of equal skill capital A and capital B are playing a game. They leave off playing when A wants 3 points and B wants 2 points. B wants 2 points to win, है ना। If the prize money is rupees 16,000, प्राइज मनी कितना है 16,000 है। How can the referee divide the money divide the money in a fair way? ये क्वेश्चन। 2 players of equal skill capital and capital B are playing a game. They leave off playing when A wants 3 points and B wants 2 points to win. If the prize money is rupees 16,000, how can the referee divide the money in a fair way? ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए जैसे A और B के बीच एक सीरीज हो रही है ना, और वो सीरीज जो है वो आगे अब कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस समय सीरीज कैंसिल हुई एट दैट मोमेंट इंडिया मतलब ए को 3 मैच जीतने थे, ए को 3 सक्सेस चाहिए थी और बी को 2 सक्सेस रिक्वायर्ड थे उस सीरीज में विन करने के लिए, है ना। और उसका प्राइज मनी आपको दे रखा 16,000। आपको बताना है कि रेफरी इस अमाउंट को किस मैनर से डिवाइड करेगा ए और बी में। तो जिस टाइम सीरीज कैंसिल हुई एट दैट मोमेंट ए के विन करने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी। तो ए को विन करने के लिए 3 सक्सेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट ए विन्स द सीरीज। तो ए को क्या चाहिए 3 सक्सेस। तो
या तो हो सकता है कि 3 सक्सेस यानी 3 मैच में जीतना है ना। तो 3 मैच में जीतने के लिए एक केस तो ये हो गया कि तीनों मैच कंसेक्यूटिव जीतने, तीनों सक्सेस कंसेक्यूटिव आ जाए। या फिर एक केस ये हो सकता है कि 3 सक्सेस के लिए मुझे चौथा मैच खेलना पड़े, यानी ये जो ए है चौथे मैच में तीसरी सक्सेस ले रहा है, तो चौथे मैच में अगर तीसरी सक्सेस ले रहा है तो इट मीन्स दैट कि किसी एक मैच में हार रहा होगा, है ना। अब वो एक मैच कौन सा होगा, अब वो एक मैच इन 3 में से कोई एक हो सकता है। लास्ट वाला नहीं हुआ क्योंकि चौथे मैच में उसे सक्सेस मिल रही है, 3 सक्सेस मिल रही है, तो यहाँ पर तो सक्सेस आएगा और फेलियर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो इसके 3 इंटरनल केसेस बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ए को मैच जीतना, ए को यार ऐसे समझो थोड़ा फील नहीं आ रही है, ए को आप सपोज कर लीजिए इंडिया है और बी सपोज कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज चल रही है, 5 मैच सीरीज में भी बचे हुए हैं और इंडिया को सीरीज जीतने के लिए 3 मैच जीतने थे, ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए 2 मैच जीतने थे, है ना। प्राइस बनी वही है ₹16,000 और बताना किस तरह से डिवाइड करेगा। तो इंडिया को 3 मैच जीतने थे सीरीज जीतने के लिए, तो या तो ऐसा हो सकता कि तीनों मैच लगातार जीत ले, या फिर तीसरी सक्सेस के लिए चौथा मैच खेले, चौथे मैच में तीसरी सक्सेस मिले, तो उसका आई थिंक ये केस बनेगा, है ना। लेकिन इस अगर इंडिया को जिताना है तो 5वां मैच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5वां मैच हुआ, अगर इंडिया 5वें मैच में तीसरी विन मिल रही है तो इसका मतलब उसके पहले जो 4 मैच है उसमें 2 में पहले ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, तो ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगी, फिर सीरीज इंडिया के जीतने का चांस ही नहीं है। तो इंडिया को जिताना है तो या तो 3 मैच खेलिए या फिर 4 मैच खेलिए, तो चौथे मैच में ये केस बनेगा, है ना। और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वल स्किल मींस ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी और बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी, पी ए पी बी ना समझे आप इसको, दोनों के विन करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो अभी तीनों सक्सेस चाहिए तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पर क्या है, इसके 3 केसेस बनेंगे, 3 इंटू सक्सेस के लिए दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2 की पावर 4, तो आई थिंक ये बन जाएगा 3/16 प्लस 2/16 5/16। तो ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी 5/16 है और 2 प्लेयर खेल रहे हैं, तो बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इंडिपेंडेंटली निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये 11/16 हो गया, है ना। तो ए का अमाउंट कितना होगा, देयरफॉर ए को अमाउंट कितना मिलेगा, प्रोबेबिलिटी इनटू मनी, मनी कितना है 16,000, ए को मिलेगा 5,000 रुपीज, बी की एक्सपेक्टेशन क्या है 11/16, एक्सपेक्टेशन मतलब वही प्रोबेबिलिटी इनटू मनी, बचा हुआ अमाउंट बी को मिल जाएगा। तो ये ए की एक्सपेक्टेशन आ गई और ये बी की एक्सपेक्टेशन आ गई। Next, 2 hunters capital and capital B shot at a bear simultaneously. Shot at a bear simultaneously. The bear was shot dead. The bear was shot dead with only one hole in its body. In its body.
probability of A shooting the bear is 0.8 and probability of shooting the bear is 0.8 and that of B shooting the bear is 0.4. The body was sold for rupees 2800. Divide this money in a fair way. ये क्वेश्चन स्टोरी समझ में आ गई होगी, सुन लिया होगा. टू हंटर्स कैपिटल एंड कैपिटल बी शॉट एट अ बेयर साइमल्टेनियसली. तो शिकारी हैं ए और बी, एक जंगल में एडवेंचर के लिए जाते हैं, वहां उनका एनकाउंटर होता है बेयर से. तो दोनों लोग एक साथ फायर करते हैं बेयर पर. द बेयर वाज शॉट डेड विद ओनली वन होल इन इट्स बॉडी. दोनों लोगों ने फायर किया, लेकिन ये क्लियर है कि बेयर को सिर्फ और सिर्फ एक गोली लगी है. विद ओनली वन होल का मतलब उसको सिर्फ एक बुलेट ने हिट किया है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटिंग द बेयर इज 0.8. ए का टारगेट हिट करे 0.8 प्रोबेबिलिटी है, बी का टारगेट हिट करे इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4. ठीक है ना. द बॉडी वाज सोल्ड फॉर रुपीज 2800 रुपीज अमाउंट में उसको सोल्ड किया गया. इस बात अब बताइए इस अमाउंट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. हुआ क्या है, दो लोगों ने फायर किया है लेकिन भालू को सिर्फ और सिर्फ एक ही गोली लगी है. क्या हुआ होगा, दो बातें हुई होंगी यार. या तो ए की गोली हिट की होगी, बी की हिट नहीं की होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए की हिट ना की हो, बी की हिट की हो, है ना. दो पॉसिबिलिटी. भालू मर गया, एक गोली लगी है, लेकिन अब हमें इसका रिवर्स केस निकालना पड़ेगा, वो रीजन निकालना पड़ेगा कि वो किसकी गोली से मरा है. उसी के अकॉर्डिंग हम इस मनी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो अगर हम यहाँ पर दो इवेंट डिफाइन करें, एक इवेंट इवन डिफाइन कर लिया, या हाँ इवन इवेंट डिफाइन किया कि ए की गोली लगी और बी फेल हो गया. E2 इवेंट हमने डिफाइन की, ए फेल होगा क्योंकि भालू एक ही गोली से मर रहा है. इसका मतलब या तो ए की हिट करेगी बी फेल होगा, या फिर ए फेल होगा बी की हिट करेगी, है ना. तो अब हम ये निकालेंगे कि ये तो क्लियर कि एक गोली लगी है, वो गोली ए ने चलाई हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फॉर गिवन E1 यूनियन E2, है ना. भालू की डेथ हो चुकी है, वो एक गोली से मर चुका है, लेकिन इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो बुलेट फायर करने वाला जो हंटर है वो हंटर ए हो. तो उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे. E1 यूनियन E2 मतलब ये हो चुका है, एक गोली लग चुकी है, लेकिन गोली चलाने वाला पर्सन कौन हो, ए. तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वही आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2. तो नीचे लिख दीजिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसमें वो एडिशन थ्योरम लगेंगे. तो E1 और E2 कैसी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी एक की गोली लगे, भालू एक गोली से मरा, तो यानी दो बातें हो सकती है. तो एक ही गोली ने हिट किया, बी फेल हो गया, एक ही गोली ने हिट किया और बी फेल हो गया. ये तो ये केस होगा.
या फिर बी की गोली हिट की और ए फेल हो गया, ए फेल हुआ और बी की गोली ने हिट किया, ये आ गया। नीचे मैंने क्या लिख दिया भाई कि एक गोली से मरने की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, है ना। लेकिन हम इसका रीजन क्या चाहते हैं, वो गोली किसने चलाई हो, ए ने चलाई हो, तो ए वाला पार्ट ऊपर लिख दीजिए। तो ऊपर आएगा 48, डेसिमल हटा दीजिए सारे, 48 प्लस 4 टू द 8, 48 प्लस 8 कितना होता है 56 आई थिंक। अब कैंसिल कर दीजिए, 8 6 या 48, आई थिंक 6/7 आ रहा है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फॉर गिवन E1 यूनियन E2, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नीचे तो वही आएगा, एक गोली से मरने के सारे केस, या तो ए की लगी बी फेल हुआ, या फिर ए फेल हुआ बी की गोली लग गई। लेकिन हम इसका रीजन क्या चाहते हैं, गोली चलाई किसने हो, बी ने चलाई हो। भालू एक गोली से मरा है, लेकिन वो गोली चलाने वाला पर्सन कौन हो, बी हो, तो इसके लिए ये वाला पार्ट ऊपर लिख दीजिए। यानी अपन यहाँ पर वही वेस थ्योरम लगा रहे हैं बच्चों, पढ़ाया नहीं है लेकिन अप्लाई 1-2 लेक्चर पहले से करना चालू किया, जस्ट आज पढ़ाएंगे भी। तो ये ऊपर सीन बन जाएगा 2 4 जा 8, नीचे वही आएगा 56, दैट कम्स आउट टू बी 1/7, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई है कि ए की गोली से मरने की प्रोबेबिलिटी और बी की गोली से मरने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ए का अमाउंट, ए को कितना अमाउंट मिलेगा, 6/7 इंटू अमाउंट कितना था 2800, 7 4 जा दैट इज 2400 रुपीज। ये ए को अमाउंट मिलेगा, बी का अमाउंट 1/7 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ बी, बी का एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी इंटू मनी, दैट कम्स आउट टू बी 400 रुपीज। ठीक है ना बच्चों, तो एक्सपेक्टेशन में कुछ नया काम नहीं करना है, बस प्रोबेबिलिटी निकाल के मनी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसके क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आईटी में, वेस थ्योरम। तो जैसा कि पहले ही बताया था मैंने आपको, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे थॉमस वेज, इन्होंने इनवर्स प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को डेवलप किया। इनवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट जिस रीजन से हैपन हो रही है उस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालना। जैसा कि जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 2 शिकारियों ने फायर किया और गिवन है कि सिर्फ और सिर्फ भालू को एक गोली लगी है, तो हमने वो, अब एक गोली लगी तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो ए की गोली लगी बी फेल हो गया, या फिर बी की लगी ए फेल हो गया। तो इस बात का रीजन निकालना कि इस बात की क्या चांस है कि जो एक गोली लगी है वो गोली ए ने चलाई हो, है ना। तो वो कंसेप्ट इन्होंने दिया था। चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, टीपीटी। इफ एन इवेंट द टीपीटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का इसमें यूज होता है, इफ एन इवेंट कैपिटल ए कैन अकर, if an event capital A can occur with one of the n pairwise mutually exclusive and if an event capital A can occur with one of the n pairwise mutually exclusive and exhaustive events B1 B2 up to Bn,
and the conditional probabilities and the conditional probabilities of the events probability of A for given B1, probability of A for given B2, and up to so on. Probability of A for given B1 are known. Then probability of BI for given A, probability of BI into probability of A for given BI upon sigma I varying from 1 to n यहाँ पर ये जो I है ये 1, 2, 3 अप टू n कोई भी वैल्यू ले सकता है. This is the Bayes theorem, statement of Bayes theorem. तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, if an event A can occur with one of the n pairwise mutually exclusive and exhaustive event. A कोई इवेंट है और ये इवेंट इन इवेंट के साथ हैपन हो सकती है, और ये सारी इवेंट कैसी हैं, पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, B1, B2, Bn कैसी इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ए कोई इवेंट है जो इन इवेंट के साथ हैपन हो सकती है, और ये इवेंट कैसी स्पेसिफिक इवेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है ना. और ये सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज नोन है आपको. तो फॉर्मूला दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ BI फॉर गिवन A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ BI A फॉर गिवन BI अपॉन सिग्मा ऑफ दिस I वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. ठीक है ना. प्रूफ समझते, बहुत ही ऑर्डिनरी प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ है बस, और आप प्रूफ से फैमिलियर भी हैं. बहुत ही बेसिक सी बात है, क्योंकि पहले से ही मैंने आपको इसका फील दिलाना स्टार्ट कर दिया था, 2 लेक्चर पहले से ही स्टार्ट हो गया था, ये ऑफिशियली अब आया है पिक्चर में. देखिए ए इवेंट है और ये n इवेंट B1, B2, Bn के साथ हैपन हो सकती है. B1, B2, B3, Bn. है ना. जैसे आप एग्जांपल रिकॉल कीजिए, 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, है ना. तो उनके विन करने की प्रोबेबिलिटी थी, और अगर वो विन करती है तो उनके सीटी को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है ना. तो कह रहे थे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए सीटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी हम लोग वहां पर केवल एरिया ऑफ इलिप्स निकालते थे, और ये इवेंट इनके साथ हैपन हो सकती है. तो आज जैसे मैंने उसी पर एक क्वेश्चन बनाया था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे सीटी अप्लाई हो चुका है, उस स्टेट में सीटी अप्लाई हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट बनी हो. तो ये क्वेश्चन हो जाता है बेस थ्योरम पर, है ना. तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इवेंट के रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं. BI फॉर गिवन ये निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाइए, जो सेकंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में आपको सिखाया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यही तो लगाएंगे आप. प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब हो गया ये पूरा इलिप्स का एरिया, और ये वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग 3-4 क्वेश्चन आपको सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे लिए क्या काम करेंगे, इसको तो पहले 1 डाल दीजिए. नाउ A की प्रोबेबिलिटी निकालें, मतलब मुझे इस इलिप्स का टोटल एरिया चाहिए, तो इस पीस का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी सारे पीसेस का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए. इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. तो A का B के साथ कॉमन पार्ट, A का B2 के साथ कॉमन पार्ट, एंड अप टू सो ऑन A का Bn के साथ कॉमन पार्ट. ठीक है ना. अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा दीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B1 का प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 into probability of A for given B1
यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 into probability of A for given B2 plus up to so on. लास्ट वाले में भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn into probability of A for given, बिल्कुल सिंपल सा वर्क चल रहा है। अब इस इतने बड़े सम को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा लगा देते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा I वेरिंग फ्रॉम 1 to n, है ना, probability of Bi into probability of A for given Bi, ये वैल्यू आ गई। और अब बस इस वैल्यू को उठाकर, ये जो वैल्यू है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बस एंड हो गया प्रूफ। ये वैल्यू उठाइए और इस स्पॉट पर पुट कर दीजिए, देयरफॉर एंड हो गया प्रूफ। 1 implies probability of Bi for given A, क्या आ जाएगा, probability of Bi intersection A, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए वेस थ्योरम, और सॉरी यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, probability of Bi into probability of A for given Bi, ऊपर लग गया, और नीचे probability of A की वैल्यू रख दीजिए, तो इसी टर्म में सिग्मा आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया आपका। सही है क्या? चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। A lady has 10 coins. A lady has 10 coins in her purse. 8 of them are normal coins. A lady has 10 coins in her purse. 8 of them are normal coins. One of them is a DH. One of them is a DH coin. DH मतलब double headed coin, दोनों साइड हेड है। One of them is a DH and one was a DT coin. One was a DT coin. She randomly draws a coin. She randomly draws a coin and tosses it for 5 times. The coin was found. The coin was found to fall headwise on all the 5 occasions. On all the 5 occasions
on all the 5 occasions. Find the probability that the drawn coin was a DH coin. Drawn coin was a DH coin. तो ये क्वेश्चन है. A lady has 10 coins in her purse. एक लेडी के पर्स में 10 coins हैं. 8 of them are normal coin. 8 normal coin मतलब head और tail दोनों साइड है, दोनों है. One of them is a DH, one was a DT coin. एक double headed coin, एक double tail coin है. She randomly draws a coin. मतलब पर्स से randomly एक coin निकाला और coin को 5 times toss किया. Given है कि हर toss में head आया है. मतलब ये event happen हो चुकी है. मतलब पर्स में कितने coin है? 10 coins है, 8 normal coin, एक DH कॉइन, एक DT कॉइन. मैंने रैंडमली कोई भी एक कॉइन पर्स से निकाला, कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया. गिवन हर अटेम्प्ट में हेड आया है, पांचों टॉसेस में हेड आया है. ये इवेंट हैपन हो चुकी है. अब इसके रीजन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली. मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो पर्स से निकाला गया कॉइन है वो DH कॉइन हो, है ना. तो क्वेश्चन में कभी भी आपको इवेंट हैपन हो चुकी है और इवेंट के रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. आप समझ जाएं, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. तो पहले तो मैं इसको आपका सिर्फ एक लाइन में आंसर लिखना सिखाता हूं, बाद में थ्योरी के साथ लिखाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है. तो थ्योरी कैसे लिखते हैं वो आपको आइडिया आना चाहिए. लेकिन पहले मैं चाहूंगा सिर्फ एक लाइन में आंसर निकालना है कि आर्ट आपको सिखाई जाए, ठीक है ना. तो पर्स में कितने कॉइन्स थे? 10 कॉइन्स थे. इनमें से 8 क्या है? नॉर्मल कॉइन्स है. 1 DH, एक DH है, एक DT है. तो सबसे पहले जो इवेंट हैपन हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख दो. तो मैंने क्या किया, पर्स से एक कॉइन निकाला, टॉस किया, 5 बार हेड आया. क्या क्या हो सकता है? 3 बातें हो सकती है. ये तो पर्स से मैंने जो कॉइन निकाला होगा वो या तो नॉर्मल कॉइन होगा, या फिर DH कॉइन होगा, या फिर DT कॉइन होगा, है ना. अब मैं पर्स से इस पर्स में 10 कॉइन, मैं इस पर्स से एक कॉइन निकालू तो उसके नॉर्मल कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉर्मल कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी 8/10, है ना. मैं पर्स से कॉइन निकालूं, उसके नॉर्मल कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी 8/10. अब नॉर्मल कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, हाफ होती है. तो मैंने कॉइन को 5 बार टॉस किया और हर टॉस में मुझे हेड चाहिए, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ कितनी बार? 5 टाइम्स. 1/2 की पावर 5, है ना. तो नॉर्मल कॉइन निकाला, नॉर्मल से 5 बार हेड लिया है. या फिर और क्या हो सकता है? या तो हो सकता है कि हमने पर्स से जो कॉइन निकाला हो वो DH कॉइन हो. तो पर्स से हम कॉइन निकाले, वो कॉइन DH कॉइन निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/10. अब DH कॉइन को उछालेंगे तो DH कॉइन से हेड आना एक श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1. तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमने पर्स से कॉइन निकाला हो वो DT कॉइन हो. तो DT कॉइन निकाल, पर्स में 10 कॉइन है, एक कॉइन निकाले वो DT कॉइन निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/10, है ना. लेकिन DT कॉइन के लिए ये वाली इवेंट कैसी हो जाएगी? इम्पॉसिबल, क्योंकि उससे तो हेड आ ही नहीं सकता. तो इंटू 0, है ना. तो 5 बार टॉस किया और हर बार हेड आने के जो जो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, तो मैंने सारे रीजन नीचे लिख दिए, नीचे सभी का टोटल लगा दिया. अब बात आती है आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या चाहते हैं, कौन सा रीजन चाहते हैं, वो कॉइन कौन सा रहा हो. अगर बोले कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ वो नॉर्मल कॉइन हो, तो इस रेशियो को, इस पार्ट को उठा के ऊपर लिख दो. वो DH कॉइन हो, इसको ऊपर लिख दो. वो DT कॉइन हो, वो ऊपर रख दो. तो उन्होंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट द कॉइन वाज अ DH कॉइन. तो DH के लिए ये वाला पार्ट ऊपर लिख देंगे. तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया. सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन होता है, हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आता जरूर है. बोर्ड एग्जाम में भी आता है बच्चों, और JEE में भी आता है, ठीक है ना. चलिए अब हम बात करते हैं कि यार इसको लैंग्वेज के साथ कैसे लिखना होगा हमें अपने बोर्ड एग्जाम में. तो सबसे पहले जो इवेंट हैपन हो चुकी है उसको A से डिफाइन कर दीजिए. इवेंट कौन सी हैपन हो चुकी है? हमने कॉइन को 5 टाइम टॉस किया और 5 बार हेड आया है. एक कॉइन randomly selected and tossed.
A coin randomly selected and tossed for 5 times fell headwise, है ना. A coin randomly selected and tossed fell headwise on all the 5 occasions. ये इवेंट हैपन हो चुकी है. अब ये इवेंट जिस इवेंट के साथ हैपन हो सकती है उसको B1, B2, B3 डिफाइन कर देते हैं. अब ये इवेंट किसके साथ हो सकती है? नॉर्मल कॉइन के साथ भी हो सकती है, DH के साथ भी हो सकती है और DT के साथ भी हो सकती है. तो जो कॉइन मैंने निकाला उस पर 3 केस. इट इज ए नॉर्मल कॉइन, है ना. सेकंड, इट इज ए DH coin. It is a DT coin. 3 बातें हो सकती हैं, ठीक है ना. तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वो DH coin हो. इसकी रीजन हमें क्या चाहिए? B2 चाहिए. तो फॉर्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 फॉर गिवन है, यानी ये इवेंट देखो हैपन हो चुकी है, इसका रीजन हमें क्या चाहिए? B2. तो वही लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन B2, नीचे वही आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 A फॉर गिवन B, मतलब नॉर्मल कॉइन निकालो, नॉर्मल से हेड ले आओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 A फॉर गिवन B2, DH निकालो, DH से हेड ले आओ, या फिर DT निकालो. ये लैंग्वेज देगा और ये लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा, है ना. और यहाँ पे एक प्यारा सा एक डायग्राम बना दीजिए. ये इवेंट A है और ये किस किस के साथ हैपन हो सकती है? 3 इवेंट, B1, B2, B3, है ना. और ये लिख देंगे और फाइनल रिजल्ट लिख दीजिएगा जो भी कुछ आ रहा हो. मेरे पास आंसर अवेलेबल है तो मैं लिख देता हूं. मेरा आंसर है ये, कैलकुलेट कर लीजिएगा 4/5. तो बच्चों सिर्फ 1 लाइन का आंसर होता है. पहले नीचे वाला पार्ट लिख दीजिए, जो रीजन आना उसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है ना. मूव करते हैं आगे. Next question. A writes a letter. A writes a letter to his friend. A writes a letter to his friend and gives it to his son. A writes a letter to his friend and gives it to his son to post it in a letter box. To post it in a letter box. The reliability of his son being 3/4. The reliability of his son
the reliability of his son being 3/4, the probability that a letter posted will get delivered. The probability that a letter posted will get delivered is 8/9. At a later date, A hears from B that the letter has not reached him. Find the probability that the son did not post the letter, at all. ये क्वेश्चन है. तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है A writes a letter to his friend and gives it to his son to post in a letter box. A ने अपने फ्रेंड B को एक लेटर लिखा है और इस लेटर को पोस्ट करने के लिए अपने बेटे को दिया है. The reliability of his son being 3/4, 75% चांसेस हैं कि बेटा जो है लेटर को पोस्ट करेगा, लेकिन 25% चांस ये भी है कि उसको नॉर्मल पेपर सपोज करके वो एरोप्लेन बना के उड़ा दे. ये भी चांसेस है. बच्चा है ना, कर सकता है. आगे डेटा दिया द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर पोस्टेड विल गेट डिलीवर्ड इज 8/9. ये भी जरूरी नहीं भाई साहब कि आपने लेटर पोस्ट कर दिया तो 100% वो डिलीवर भी हो जाएगा, है ना. हो सकता है कि वो डिलीवरी जिस दिन हो उस दिन आप ना मिले, या फिर किसी और पते पर चला जाए, या फिर कुछ और इशू आ जाए. मतलब लेटर पोस्ट कर रहे तो डिलीवर होने के चांसेस है 8/9, डिलीवर ना होने के 1/9. After some days, A hears from B that the letter has not reached him. कुछ दिनों के बाद B ने A से कहा कि भाई साहब आपका लेटर मुझे नहीं मिला. फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि son did not post the letter at all. इस बात की क्या, लेटर नहीं मिला, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं. लेटर ना मिलने के 2 रीजन हो सकते हैं. या तो ऐसा हो सकता है कि बेटे ने पोस्ट ही नहीं किया हो. बेटे ने पोस्ट नहीं किया था तो कभी नहीं पहुंचेगा. दूसरा एक रीजन ये हो सकता है बेटे ने तो पोस्ट किया लेकिन डिलीवर नहीं हो पाया. 2 बातें हो सकती हैं. तो सबसे पहले तो हम एक लाइन में सिर्फ इसका आंसर निकालेंगे, वो आर्ट आप सीखिए और फिर थ्योरी तो अपन लिख ही देंगे यार. इवेंट कौन सी हैपन हो चुकी है. लेटर A hears from B that the letter has not reached. B को लेटर नहीं मिला, B तक लेटर नहीं पहुंचा, ये इवेंट हैपन हो चुकी है. अब क्या क्या हो सकता है. 2 बातें होंगी. या तो बेटे ने लेटर पोस्ट नहीं किया, बेटा लेटर पोस्ट करे इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, लेटर पोस्ट ना करे इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. अगर बेटा लेटर पोस्ट नहीं करेगा तब तो 100% चांस होगा कि लेटर नहीं पहुंचेगा, श्योर इवेंट हो जाएगी. दूसरा केस ये हो सकता है बेटा लेटर पोस्ट करे लेकिन डिलीवर ना हो, तो पोस्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गया. बेटे ने तो पोस्ट कर दिया
लेकिन अब डिलीवरी को लेके कुछ इश्यू हो गया तो डिलीवर होने की प्रोबेबिलिटी 8/9, डिलीवर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/9। तो लेटर बी तक ना पहुंचने के सारे पॉसिबल रीजन मैंने नीचे लिख दिए, नीचे सबको सैंपल स्पेस आ गया। अब आप इसका जो भी रीजन चाहते हैं उसको उठा के रेस्पेक्ट दीजिए, ऊपर लिख दीजिए। आप चाहते हैं क्या कि बेटे ने लेटर पोस्ट ना किया हो, सन डिड नॉट पोस्ट द लेटर एट ऑल, तो ये वाला पार्ट ऊपर लिख दीजिए, हो गया सॉल्व। ठीक है ना, अब इसकी स्टोरी लिख दीजिए। अब तो सबसे पहले जो इवेंट हैपन हो चुकी है उसको ए बोल दीजिए। ए इवेंट कौन सी है? द लेटर हैज नॉट रीच्ड। बी तक लेटर नहीं पहुंचा है ना। दो बातें हो सकती हैं, उनको B1 B2 बोल दीजिए, है ना। B1 क्या हो जाएगी? रीजन हो सकता है सन डिड नॉट पोस्ट द लेटर, पहला रीजन हो सकता है। बेटे ने लेटर पोस्ट नहीं किया। सेकंड हो सकता है सन पोस्ट द लेटर, है ना। आप चाहो तो साइड में इनकी प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बेटा लेटर पोस्ट ना करे, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4। अब बेटा लेटर पोस्ट ना करे, है ना। अब इवेंट ए हैपन हो चुकी है और हम इसका रीजन क्या चाहते हैं? बेटे ने पोस्ट ना किया, यानी B1, यानी क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 फॉर गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 A फॉर गिवन B1, नीचे B1 A फॉर गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 A फॉर गिवन B2, ये लिख दिया। अब इसको इसके इक्वल कर दीजिए। अब जो भी रिजल्ट आता भाई आपके क्वेश्चन का आंसर है। आंसर अवेलेबल है मेरे पास, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आंसर है 3/4। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाना चाहते हो तो एक फोटो बना दीजिए, चेक करने वाले को पता लग जाएगा इस बच्चे को सब कुछ आता है। ठीक है ना। ए इवेंट है और ये दो मैनर से हैपन हो सकती है, B1 B2। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। Next question. In a test, an examinee either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with four choices, one or more than one correct.
one or more than one correct. The probability that he make a guess is 1 by 3. And the probability that he copies the answer is 1 by 6. He copies the answer is 1 by 6. The probability that his answer is correct, the probability that his answer is correct, given that he copied it. Is 1 by 8. Find the probability that he knows the answer, and the probability that he knows the answer to the question given that he correctly answered it. ये क्वेश्चन है. देखिए क्या बोला है. In a test and exam, either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices, one or more than one correct. मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 3 मैनर बोले गए हैं. या तो गेस वर्क करके आंसर देना है, या फिर कॉपी करना है, आसपास जो अच्छा फ्रेंड बैठा है उसकी कॉपी करना है, या फिर घर से पढ़ के आना है. नोज द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसा है जिसमें मल्टीपल चॉइस है, 4 चॉइसेस हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं. ठीक है ना, पूरी डेंजरस सिचुएशन है. मोर देन वन और मोर वाला क्वेश्चन है, 4 चॉइसेस है. The probability that he makes a guesswork is 1 by 3. guesswork करने की probability 1 by 3 है, and the probability that he copies the answer, copy करने की probability 1 by 6 दे रखी है. तो घर से पढ़ के जाने की probability निकाल लेंगे, 1 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1 by 8. अगर कॉपी करे तो क्वेश्चन का आंसर सही है, इसकी probability क्या है 1 by 8. यानी जिसकी कॉपी कर रहे हैं उसकी हालत आपसे ही ज्यादा खराब है. ठीक है ना. Find the probability that he knows the answer to the question given that he correctly answered it. गिवन है, जब उसकी कॉपी चेक की गई तो उसका आंसर बिल्कुल सही है. इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए. ही इज फैमिलियर विद द आंसर, ही नोस आंसर, यानी घर से पढ़ के गया हो, अच्छा बच्चा हो, स्टूडेंट अच्छा हो. ठीक है ना बच्चों. तो आंसर सही आया. 3 बातें होंगी.
या तो गेस वर्क करे आंसर सही आ जाए, या फिर चीटिंग करे कॉपी करे आंसर सही आ जाए, या फिर घर से पढ़ के जाए आंसर सही आ जाए। तो पहले तो यार एक लाइन में इसका आंसर निकालते हैं, है ना। गेस वर्क करे और आंसर सही आ जाए, गेस वर्क करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, है ना। अब जरा समझना यार, ये क्वेश्चन सिर्फ इस पॉइंट पर बेस्ड, सिर्फ इस पॉइंट, बाकी तो एक ही लाइन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शंस है और मैं गेस वर्क करता हूं, मेरे को आंसर नहीं पता, मैं गेस वर्क कर रहा, तुक्का मार रहा हूं और मेरा आंसर सही आ जाए। इसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, या मोर देन वन करेक्ट। बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर इसमें तो मिस्टेक होती ही होती है, एक ना एक आधा ऑप्शन छूट ही जाता है, ये तो गलत होता ही है। तो इसको कम करने के पार्शियल मार्किंग का भी कंसेप्ट चालू हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर हम इस क्वेश्चन में गेस वर्क करें तो हमारा आंसर सही आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ ये छोटा सा पॉइंट सीखना है। बाकी पूरा क्वेश्चन बिल्कुल बर्थडे गिफ्ट की तरह है, सिर्फ ये एक ग्रेविटी वाला पॉइंट है। ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शंस हैं। अगर हम गेस वर्क करें और हमारा आंसर सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। तो आप लोग ऐसे सोचिए, हर एक पार्ट, हर एक ऑप्शन के पर 2 रीजन हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हो सकती है, तो ये आंसर होगा ये फिर नहीं होगा। ऑप्शन बी, इस पर 2 चॉइसेस, या तो आंसर होगा या नहीं होगा, इस पर भी 2, इस पर भी 2, तो 2 to the 4 to the 8 to the 16, यानी ओवरऑल 16 चॉइसेस बनती हैं। टोटल कितनी चॉइसेस बनती हैं? 16। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर 16 चॉइसेस नहीं, 15 चॉइसेस होंगी। क्यों 15? इसलिए क्योंकि इसमें एक चॉइस ये है जिसमें ए भी आंसर नहीं है, बी भी आंसर नहीं है, सी भी आंसर नहीं है, डी भी आंसर नहीं है। तो अगर चारों आंसर नहीं तो फिर तो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। तो 16 है, कितनी चॉइसेस होंगी? 15। यानी इस मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन के आंसर को 15 डिफरेंट मैनर से डिजाइन किया जा सकता है। यानी अगर एक रो में 15 स्टूडेंट बैठे हो और हर बच्चा आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस करेगी यार हम सभी लोग डिफरेंट आंसर टिक करेंगे, तो 15 स्टूडेंट अगर लाइन से सभी डिफरेंट आंसर टिक करें तो उनमें एक स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा, एक स्टूडेंट का एक ही स्टूडेंट ऐसा होगा 100% जिसका आंसर सही आएगा, क्योंकि इन्हीं 15 टाइप के आंसर दिए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में गेस वर्क किया जाए और आंसर सही है तो प्रोबेबिलिटी बच्चों की आएगी 1/15। आई थिंक ये रीजन समझ में आ गया होगा। पहले मैक्सिमम हमने निकाल लिया 2 की पावर 4 और एक केस वो सब्ट्रैक्ट किया जिसमें ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर। तो 15 डिफरेंट टाइप के आंसर दिए जा सकते हैं, उनमें से एक सही होगा तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/15। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, आई थिंक आपको और अच्छा समझ में आएगा कि यार इसमें 4 ऑप्शंस हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचे कि यार या तो इसका एक ऑप्शन सही होगा, या फिर 2 सही होंगे, या फिर 3 सही होंगे, या फिर 4 सही होंगे। अगर इसके एक ऑप्शन को टिक करना है तो उस ऑप्शन का सिलेक्शन कितने तरह से होगा? 4C1। अगर इसके 2 ऑप्शंस को टिक करना है तो ऑप्शन का सिलेक्शन 4C2। 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो 4C3 और चारों में टिक मारना है तो 4C4। यार ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, एक मिसिंग है 4C0, इसकी वैल्यू क्या है? 2 की पावर 4, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15 आ गया। अरे ये बात बच्चों समझ में? तो अगर हम गेस वर्क करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3 और गेस वर्क करें आंसर सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/15। सही है क्या? दूसरा हो सकता है कि हम कॉपी करें, तो कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और कॉपी करे और सही हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8, है ना। अब तीसरा रीजन हो सकता है कि वो घर से पढ़ के आया हो, तो घर से पढ़ के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 में से बाकी दोनों ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/3 प्लस 1/6, तो 1 माइनस ये क्या बन जाएगा? 2/6 प्लस 3/6, 3/6 मतलब 1/2। तो घर से पढ़ के आने की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ। और घर से पढ़ के आए यानी फैमिलियर आंसर से तो 100% श्योर इवेंट आंसर इसका सही आएगा। तो आंसर सही आने के तीनों पॉसिबल रीजन मैंने नीचे लिख दिए हैं और अपन इसका एक्सप्लेनेशन क्या चाहते हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, मतलब वो उसका आंसर से फैमिलियर हो, तो इसको ऊपर लिख दिया। बोले कॉपी किया हो तो इस पार्ट को ऊपर लिख दीजिए, पूछा जो गेस वर्क किया तो इसको ऊपर लिख, ऊपर वही लिखना जो रीजन हम चाहते हैं, नीचे सारे पॉसिबल रीजन, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ ये था कि 1/15 ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट था, सिर्फ आपको यहां पर समझना है, बाकी सारा एज इट इज है, सेम है। तो इसको आप 2 तरह से जैसे मैंने समझाया, या तो ऐसे आप काउंट करके निकाल ले, या फिर टोटल 2 पावर 4 हो गया, एक के सब्ट्रैक्ट किया जिसमें कोई भी आंसर नहीं, तो 15 मैनर, 15 में से एक आंसर होगा 1/15। और यार मैं इसकी थ्योरी छोड़ रहा हूँ, राइट योरसेल्फ।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसका आंसर और बता देते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए, वैसे वो भी निकाल ही सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं बता देता हूँ। रेड्यूस्ड फ्रैक्शन में, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन में मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, यानी जो भी आए आप इसको इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 24/29 जो इसका GCD 1 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। The contents of the urn 1 and urn 2 are as follows. व्हाइट ब्लैक, फर्स्ट टर्न में क्या है 4 व्हाइट 5 ब्लैक है, सेकेंड टर्न में क्या दे रखा है 3 व्हाइट 6 ब्लैक, ठीक है ना। वन अर्न इज चोजन एट रैंडम, one urn is chosen at random and a ball is drawn. And a ball is drawn and replaced back in the same urn. And replaced back in the same urn. Again a ball is drawn Again a ball is drawn from the same urn color noted and replaced. The process is repeated 4 times. The process is repeated 4 times, and as a result, one ball of white color and 3 of black color are noted. What is the probability that
The chosen urn was what is the probability that the chosen urn was first? ये क्वेश्चन है आपका। चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो देखिए दो बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स का कंटेंट है 4 व्हाइट 5 ब्लैक, सेकंड का कंटेंट है 3 व्हाइट 6 ब्लैक। रैंडमली हमने किसी भी एक बॉक्स को सेलेक्ट किया, उससे बॉल निकाली। एक्सपेरिमेंट देखिए, वन अर्न इज चोजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन एंड रिप्लेस बैक इन द सेम अर्न। मतलब हमने बॉल निकाली, कलर देखा और कलर देखने के बाद उसको उसी बॉक्स में डाल दिया, ठीक है ना। अगेन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम अर्न, कलर नोटेड एंड रिप्लेस्ड। मतलब फिर से वही किया, एक बॉल निकाली, कलर देखा और कलर देखने उसी बैग के अंदर डाल दिया। और इस एक्सपेरिमेंट के कितने ट्रायल लिए? 4 ट्रायल। द प्रोसेस इज रिपीटेड 4 टाइम्स। यानी हमें क्या करना, मेरे पास 2 बैग रखे हुए हैं, मैं रैंडमली किसी भी एक बैग को सिलेक्ट करूंगा, उससे बॉल निकालूंगा, कलर देखूंगा और कलर देखने को उसी में ट्रांसफर कर दूंगा। यानी पहले बॉल पिक करते समय 9 बॉल थी, जब सेकंड ट्रायल लेंगे तब भी 9 बॉल है, थर्ड ट्रायल लेंगे तब भी 9 बॉल है। यानी सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट हो रहा। तो यहाँ पे बच्चों अलर्ट रहना, होश में रहना। यहाँ पर कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट यूज नहीं होगा, कि कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट तब यूज होता है जब बॉल्स कम हो रही हो। यानी पहले 9 बॉल थी, सेकंड अटेम्प्ट में 8, फिर 7, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर ये बेवकूफी मत कर देना, समझ गया क्या? तो कॉम्बिनेटोरियल यहाँ पे यूज नहीं होगा। The process repeated 4 times and as a result 1 ball of white color and 3 of black color are noted। यानी जो हमने 4 ट्रायल्स लिए उसका जो आउटकम है वो गिवन है। यानी कौन सी इवेंट हैपन हो चुकी है कि 1 व्हाइट कलर की बॉल आई है और 3 ब्लैक कलर की बॉल आई है ना। अब रीजन क्या चाहते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया गया हो। तो सबसे पहले आंसर ही लिखते हैं। बैग 2 है, मैं फर्स्ट मेरे पास 2 बैग रखे, मैं फर्स्ट बैग को पिक करूं तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, है ना। और इवेंट कौन सी हैपन हुई है? 1 व्हाइट और 3 ब्लैक, ये आई है ना। 1 व्हाइट और 3 ब्लैक, ठीक है। तो पहली बार में जो बैग सिलेक्ट करो फर्स्ट बैग, उसकी प्रोबेबिलिटी हुई हाफ। अब फर्स्ट बैग से 1 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल निकालो, तो मैं पहले अटेम्प्ट लूंगा, पहले अटेम्प्ट में व्हाइट बॉल आ जाए, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या गई? 4/9, है ना। अब 3 ब्लैक चाहिए, तो 3 ब्लैक में ये मत कर देना बच्चों की 5C3/9C3, ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना, क्योंकि सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट है ना, ये ध्यान दीजिए। तो सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट है, तो पहला अटेम्प्ट लेंगे तब भी 5/9, दूसरा भी 5/9 इंटू, तो एक मिस्टेक यहाँ पर हो सकती थी 5/9 का होल क्यूब, है ना। अच्छा, अब हमने लिखा क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी है कि पहली व्हाइट और 3 ब्लैक की है, जबकि यहाँ पर हमने कोई ऑर्डर थोड़ी बोला, हमने बोला 1 व्हाइट और 3 ब्लैक चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट देखे तो 4 मैनर से अरेंज हो सकते हैं। परमुटेशन देख लो, फैक्टोरियल 4/3, W फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पर भी हो सकता है, फोर्थ पर भी हो सकता है। तो उसके इंटरनल 4 केसेस बनेंगे। तो ये भी मिस्टेक बच्चों से होती है, ये लिखने भूल जाते हैं, है ना। प्लस अब सेकंड केस ले लेते हैं कि पहली बार में जो बैग सिलेक्ट करे वो सेकंड बैग हो, सेकंड बैग होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सेकंड बैग से पहली बॉल निकाले व्हाइट निकले, प्रोबेबिलिटी 3/9, और बाकी तीनों ब्लैक निकले, प्रोबेबिलिटी 6/9, है ना। और इनका इंटरनल अरेंजमेंट 4C1, क्योंकि व्हाइट जरूरी नहीं, व्हाइट किसी भी प्लेस पर आ सकती है। तो हमने एक्सपेरिमेंट के हैपन होने के सारे पॉसिबल रीजन, इवेंट के हैपन होने के सारे पॉसिबल रीजन लिख दिए। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या चाहते हैं, कौन सा बैग सिलेक्ट किया गया, फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया गया, तो इसको उठा के ऊपर लिख दीजिए 1/2, 4/9, 5/9 का होल क्यूब इंटू 4C1, ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। अरे बस समझ में। अच्छा बच्चों, यहाँ पर बच सकते थे अगर इन केस हम ये भूल जाते। जनरली स्टूडेंट, नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है, एवरेज स्टूडेंट जो होता है, वो ये जब मैं 2 क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन क्लास में देता हूँ बच्चों को करने को, तो जनरली बच्चे आंसर निकाल देते हैं, लेकिन वो इस टर्म को मिस कर देते हैं, इसको नहीं लिखते, क्योंकि वेस्ट टर्म में इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो टर्म नीचे वही ऊपर आएगा तो बच जाएगा। लेकिन इनकेस अगर टोटल प्रोबेबिलिटी पर होता, जहां पर मैंने नीचे वाला पार्टी पूछा होता, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता। तो केयरफुल रहना, मिस्टेक कोई नहीं करनी है, ठीक है ना। बाकी लैंग्वेज में लिखाने का बिल्कुल मूड नहीं है, आप समझदार है, लिख सकते हैं, बस इतना लिख देना कि ए इवेंट लिख देना कि 4 ड्रॉन बॉल और 1 व्हाइट एंड 3 ब्लैक, है ना।
और B1 लिख देना इट वाज द अन 1, B2 लिख देना इट वाज द अन 2, और बस ये छाप देना, ठीक है ना। और ये फाइनल आंसर भी मेरे पास आई थिंक है, और बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आना चाहिए 125/287, ठीक है ना। वेज थ्योरम आपकी यहाँ पर दी एंड हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे एक्सटेंडेड वेज थ्योरम एंड ट्री डायग्राम। तो एक्सटेंडेड वेज में क्या होता है कि वेज थ्योरम से एक स्टेप आगे का क्वेश्चन होता है, वेज थ्योरम से आगे जाके वर्क करना पड़ता है ना, उस पर। और ट्री डायग्राम, ये दो पार्ट भी नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए तो बात करते हैं होमवर्क की। सबसे पहले तो पार्ट 5 कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 2 में आपको 15 तक दे दिए थे, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। आप चाहे तो एक क्वेश्चन में हो सकता है थोड़े प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 30, तो आप जो उसको स्किप कर सकते हैं, है ना। होमवर्क करते रहिए स्पीड से पार्ट 5 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, ठीक है ना।